Hello and welcome to this session of Chapter 1 Macroeconomics Basic Concepts. In this chapter, we shall discuss certain topics as circular flow of income, circular flow of income in two-sector economy, types of circular flow, factor income and transfer income, final goods and intermediate goods, consumption goods, capital goods, and concept of depreciation. Yes, first is circular flow of income. The circular flow of income means the unending flow of production of goods and services, income and expenditure in an economy. It shows the redistribution of income in a circular manner between the production unit and households. These are land, labor, capital, and entrepreneurship. The contribution made by fixed natural resources called land, payment for which is called rent. The contribution made by human worker, payment for which is called wage. The contribution made by capital, payment for which is called interest. The contribution made by entrepreneurship, payment for which is profit. सर्कुलर फ्लो का मतलब होता है कि एक अनएंडिंग फ्लो. इसको सर्कुलर इसलिए कहते हैं क्योंकि एक सर्कल का ना तो कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना एंडिंग पॉइंट होता है. ये सर्कुलर फ्लो में 3 फेज होते हैं. पहला फेज होता है प्रोडक्शन, जिसमें गुड्स और सर्विसेज की प्रोडक्शन करी जाती है. सेकंड फेज होता है इनकम जनरेशन, इनकम को जनरेट करा जाता है. इनकम जनरेशन के 4 मीन्स होते हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप. लैंड से जो इनकम मिलती है उसको रेंट कहते हैं. लेबर को जो इनकम मिलती है उसको वेज कहते हैं. कैपिटल से जो इनकम मिलती है उसको इंटरेस्ट कहते हैं. और एंटरप्रेन्योरशिप से जो इनकम मिलती है उसको प्रॉफिट कहते हैं. तो पहले प्रोडक्शन करी जाती है, उसके बाद इनकम जनरेशन होती है, और थर्ड फेज में एक्सपेंडिचर होता है, खर्चा होता है. और ये एक्सपेंडिचर डिवाइड होता है कंजम्पशन और. नाउ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी. इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊंगी, एक इकोनॉमी को हम 4 सेक्टर्स में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट होता है हाउस होल्ड, सेकेंड होती है फर्म्स, थर्ड होता है गवर्नमेंट, और फोर्थ होता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. जब हम 2 सेक्टर इकोनॉमी कहते हैं तो इसमें 2 ही सेक्टर्स होते हैं, एक फर्म्स और दूसरा होता है हाउस होल्ड. तो जो फर्म्स हैं उन्होंने प्रोडक्शन करनी होती है, और हाउस होल्ड होते हैं ये ओनर होते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के. तो इसके एक्सप्लेनेशन आप ऐसे देखेंगे कि जो आउटर साइड है डायग्राम की वो बताता है फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म्स. कि जो फर्म्स हैं उनको हाउस होल्ड सेक्टर लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज देता है, और जो फर्म्स हैं वो हाउस होल्ड को फैक्टर पेमेंट करती हैं. फैक्टर पेमेंट का मतलब है लैंड को रेंट देती हैं, लेबर को वेज देती हैं, कैपिटल को इंटरेस्ट देती हैं, और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट देती हैं. इनर लूप है वो ये शो करता है फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फर्म्स टू हाउस होल्ड एंड द करस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर फ्रॉम हाउस होल्ड टू द फर्म. कि जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो फर्म्स हाउस होल्ड को देती हैं, और हाउस होल्ड उससे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करते हैं. एंटायर अमाउंट ऑफ मनी विच इज पेड बाय फर्म्स एज फैक्टर पेमेंट्स इज पेड बैक बाय द फैक्टर ओनर्स टू द फर्म्स. कि जितना भी पैसा हाउस होल्ड को फर्म से मिला होता है वो सारा पैसा जो कि हाउस होल्ड की फैक्टर इनकम होती है वो दोबारा से जब वो गुड्स और सर्विसेज खरीदते हैं फर्म से वो उनके पास चला जाता है. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज स्टॉक एंड फ्लो कॉन्सेप्ट. स्टॉक इज अ वेरिएबल measured with reference to a particular point of time. Stock variables are not time dimensional. Stock of goods in the godown as on 31st January 2020. Next is its examples are national wealth, national capital, etc. Flow. Flow is a variable measured with reference to a period of time. Example: national income earned in the year
2019, birth rate, death rate, etc. in the year 2017. स्टॉक वो एक इकोनॉमिक वेरिएबल होता है जिसको हम मापते हैं पॉइंट ऑफ टाइम पर. पॉइंट ऑफ टाइम जैसे कि गोडाउन में जो सामान पड़ा है 31 जनवरी को, या नेशनल वेल्थ, नेशनल कैपिटल एटसेट्रा. फ्लो वो वेरिएबल होते हैं जिसको पीरियड ऑफ टाइम पर मेजर करा जाता है. पीरियड ऑफ टाइम मतलब जैसे फोर्टनाइट, ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली एटसेट्रा. एग्जाम्पल, नेशनल इनकम अर्नड इन द ईयर. ईयर मीन्स दैट स्टार्ट्स फॉर अ कैलेंडर ईयर, जो कि स्टार्ट होता है फ्रॉम 1 जनवरी टू 31 दिसंबर. डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो. First point is meaning. Stock variable refer to the variable which is measured at a particular point of time. Flow variable refers to that variable which is measured over the period of time. Stock variable वो होता है जिसको point of time पर measure करा जाता है, और flow ऐसा variable होता है जिसको period of time मतलब जैसे hourly, quarterly, half yearly, जिसका beginning और end होता है. Time dimension. Stock, it does not have a time dimension. Flow, it has a time dimension as its magnitude can be measured over a period of time. Means stock की कोई समय सीमा नहीं होती. Flow का time dimension होता है कि कब से कब तक. Nature of concept. Third point. Stock is a static concept. Static means constant. Flow, it is a dynamic concept. डायनामिक मीन्स जो चलता रहता है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है. एग्जाम्पल ऑफ स्टॉक वेरिएबल्स आर पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एज ऑन 31 मार्च 2017 कि 31 मार्च 2017 को कितनी इंडिया की पॉपुलेशन है उस दिन, स्टॉक है. सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ स्टॉक इज टोटल नंबर ऑफ मारुति कार्स इन दिल्ली. एग्जाम्पल ऑफ फ्लो वेरिएबल्स आर नंबर ऑफ बर्थ्स ड्यूरिंग 2017 कि 2017 में कितने न्यू बर्थ्स हुए हैं. मारुति कार्स मैन्युफैक्चर्ड ड्यूरिंग. नाउ टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो. सर्कुलर फ्लो is of two types, real flow and money flow. Here also we are assuming two sectors. First is firm, second is household. Real flow, it is the flow of factors services from household to firms and the flow of goods and services from firms to household. Real flow में goods का exchange होता है. जो household है वो अपनी factor services firms को देती हैं, producers को देती हैं, और जो producers हैं वो household के factor services के बदले में उसको goods और services देते हैं. Money flow, it is the flow of factor payments by firms to households and payments for goods and services by households to firm. Money flow में money का exchange होता है. जो households हैं वो अपनी factor services like land, labor, capital, enterprise वो firms को देती हैं, और firms उसके बदले में उनको payments करते हैं rent, wage, interest और profit के रूप में in the form of money. Now difference between real flow and money flow. Firstly, on the basis of meaning. Real flow, it is the flow of factor services from household to firms and the flow of goods and services from firms to household. Money flow, it is the flow of factor payments by firms to households and payments for goods and services by households to firms. Real flow में again two sectors आ गए, households और firms आ गई. हाउसहोल्ड्स ने अपने फैक्टर सर्विसेज प्रोड्यूसर्स को दी और प्रोड्यूसर्स ने उसके एक्सचेंज में गुड्स और सर्विसेज दिए. मनी फ्लो में हाउसहोल्ड ने अपने फैक्टर सर्विसेज दी फर्म्स को, और फर्म्स ने उसके बदले में उनको पेमेंट्स दी, मॉनेटरी पेमेंट्स, रेंट, वेज, इंटरेस्ट और प्रॉफिट. सेकेंडली, ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. रियल फ्लो में एक्सचेंज कैन बी ऑफ इन टू वेज, in the terms of factors and goods and services. Money flow, exchange is in the form of money. Third problem is difficulty in exchange. There may be difficulties of barter system of exchange of goods and services in real flow.
एंड इन केस ऑफ मनी फ्लो देयर इज नो सच डिफिकल्टी इन केस ऑफ मनी फ्लो। रियल फ्लो में प्रॉब्लम आती है एक्सचेंज की, कि जैसे डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स वगैरह की प्रॉब्लम आती है, लेकिन मनी फ्लो में ऐसा नहीं होता। नाउ फोर्थ पॉइंट इज नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस। इन रियल फ्लो इट इज फ्लो ऑफ फिजिकल आउटपुट अमंग सेक्टर्स, कि गुड्स और सर्विसेज के टर्म्स में होते हैं। मनी फ्लो इट इज फ्लो ऑफ मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस अमंग सेक्टर्स, इसमें मनी का एक्सचेंज होता है। एंड लास्टली इज नेचर ऑफ फ्लो। रियल फ्लो है, उसका अदर नाम फिजिकल फ्लो है, और मनी फ्लो का अदर नाम है नॉमिनल फ्लो। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फैक्टर इनकम वर्सेस ट्रांसफर इनकम। हम यहाँ फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम की बात करेंगे। इनका डिफरेंस बताने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि फैक्टर इनकम क्या होती है और ट्रांसफर इनकम क्या होती है। जैसे कि 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। तो जो पैसा लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज के रूप में कमाया जाता है, जैसे लैंड से रेंट, लेबर को वेजेस, कैपिटल को इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट, वो फैक्टर इनकम होती है। ट्रांसफर इनकम वो इनकम होती है जिसमें किसी भी तरह की कोई भी फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करी जाती। फैक्टर इनकम अर्नड इनकम होती है और ट्रांसफर इनकम अनअर्नड इनकम होती है। फैक्टर इनकम में हमेशा रिसिप्ट और पेमेंट्स एक दूसरे के इक्वल होती हैं। ट्रांसफर इनकम सिर्फ रिसीट कॉन्सेप्ट है। नाउ डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम। फर्स्टली ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग, फैक्टर इनकम it refers to income of factors of production for rendering factor services in the production process. Transfer income, it refers to income received without rendering any productive service in return. Second, nature. Factor income is included in both national income and domestic income. Transfer income, it is neither included in national income nor in डोमेस्टिक इनकम। फैक्टर इनकम को हम नेशनल इनकम में भी इंक्लूड करते हैं और डोमेस्टिक इनकम में भी, पर ट्रांसफर इनकम को ना तो नेशनल इनकम में इंक्लूड करा जाता है ना डोमेस्टिक इनकम में। कॉन्सेप्ट, फैक्टर इनकम इट इज अर्निंग कॉन्सेप्ट, ट्रांसफर इनकम इट इज रिसीप्ट कॉन्सेप्ट। फैक्टर इनकम में कमाया जाता है, एक्सचेंज होता है, ये बाइलेटरल होती है। ट्रांसफर इनकम वन साइडेड होती है, ओनली रिसीट कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट, on the basis of recipient, factor income it is received by factors of production. Those are land, labor, capital and enterprise. Transfer income it is generally received by households and government. Factor income factors of production को मिलती है और transfer income household और government को मिलती है। Example of factor income are rent, wage, interest and profit. And examples of transfer incomes are scholarships, old age pension, unemployment. Difference between final goods and intermediate goods. Firstly, on the basis of meaning, final goods are those goods which are used either for consumption or investment. Intermediate goods are those goods which are either used for resale or for further production in the same year. Final goods वो होते हैं जो कि कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट के लिए होते हैं और वो फाइनल यूज़ के लिए होते हैं। इंटरमीडिएट गुड्स वो होते हैं जो कि आगे बेचने के लिए, प्रॉफिट के लिए होते हैं या किसी चीज़ को बनाने में काम आने के लिए, फर्दर प्रोडक्शन के लिए होते हैं। सेकेंडली, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, फाइनल गुड्स आर इंक्लूडेड इन बोथ नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम. Intermediate goods, they are neither included in national income nor in domestic income. फाइनल गुड्स को हम नेशनल इनकम में भी इंक्लूड करते हैं और डोमेस्टिक इनकम में भी, जबकि इंटरमीडिएट गुड्स को ना तो नेशनल इनकम में इंक्लूड करा जाता है ना डोमेस्टिक इनकम में. थर्ड, वैल्यू एडिशन. फाइनल गुड्स आर ready for use by their final users, that is no value has to be added to the final goods. Intermediate goods, they are not ready for use, that is some value has to be added to the intermediate goods. जो फाइनल गुड्स होते हैं उसमें प्रॉफिट कमाना नहीं होता, उसमें कोई भी नई वैल्यू ऐड नहीं करी जाती, मीन्स उनके में कोई प्राइस इंक्रीज नहीं होता.
जबकि जो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं उसमें वैल्यू एडिशन करी जाती है प्रॉफिट्स के रूप में। लास्टली नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन बाउंड्री, फाइनल गुड्स दे हैव क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, intermediate goods they are still within the production boundary. Difference between consumption goods versus capital goods. Consumption goods, basis of difference is satisfaction of human wants. Consumption goods, these goods satisfy human wants directly, so such goods have direct demand. कंजम्पशन गुड्स वो होते हैं जो कि कंज्यूमर के काम आते हैं और ह्यूमन वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करते हैं, इसलिए इन गुड्स की डायरेक्ट डिमांड होती है। कैपिटल गुड्स, सच गुड्स सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स इनडायरेक्टली, सो सच गुड्स हैव डिराइव्ड डिमांड। जो कैपिटल गुड्स होते हैं उनकी इनडायरेक्ट डिमांड होती है, इसलिए उसको डिराइव्ड डिमांड कहते हैं। डिराइव्ड डिमांड इसलिए क्योंकि कैपिटल गुड्स दूसरे गुड्स को बनाने में हेल्प करते हैं। Secondly, on the basis of production capacity, consumption goods they do not promote production capacity. ये production capacity को प्रभावित नहीं करते। Capital goods they help in raising production capacity. ये production capacity को प्रभावित करते हैं। Thirdly, expected life. Most of the consumption goods have limited expected life. Consumption goods की जो लाइफ टाइम होता है ये लिमिटेड होता है सिवाय ड्यूरेबल गुड्स को छोड़ के। कैपिटल गुड्स जनरली हैव एन एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ मोर देन 1 ईयर। कैपिटल गुड्स फिक्स्ड असेट्स होते हैं प्रोड्यूसर के और उनका जो लाइफ टाइम होता है वो मोर देन। कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन रेफर्स टू अ फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड असेट्स ड्यू टू द नॉर्मल वियर एंड टियर, पैसेज ऑफ टाइम और एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि किसी भी फिक्स्ड असेट की वैल्यू में कमी आना। उस कमी आने के 3 रीजंस हो सकते हैं। एक तो यूसेज हो गया, मतलब नॉर्मल वियर एंड टियर यूज करने से। सेकंड रीजन हो गया पैसेज ऑफ टाइम, कि जैसे जैसे समय बीतता है इनकी जो वैल्यू है वो कम होती रहती है। थर्ड इज एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस का मतलब होता है कि जब टेक्निक ओल्ड हो जाती है। तो डेप्रिसिएशन के 2 कॉन्सेप्ट्स हैं। एक को कहते हैं ग्रॉस डेप्रिसिएशन या ग्रॉस वैल्यू विच इज इक्वल टू नेट वैल्यू प्लस डेप्रिसिएशन। डिफरेंस बिटवीन डेप्रिसिएशन वर्सेस कैपिटल लॉस। डेप्रिसिएशन का मीनिंग आपको बताया कि किसी भी फिक्स्ड वैल्यू के किसी भी फिक्स्ड असेट के वैल्यू में जो कमी आती है वियर एंड टियर की वजह से, पैसेज ऑफ टाइम की वजह से और एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस की वजह से। कैपिटल लॉस का मतलब होता है कि फिक्स्ड असेट की वैल्यू में कमी आती है ड्यू टू अनफोर्सीन ऑब्सोलेंस, कि जो डेप्रिसिएशन है ये एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस है, कि पता होता है कि इतने टाइम का टेक्निक पुरानी हो जाएगी या फैशन चेंज हो जाएगा। कैपिटल लॉस का ऐसा कुछ भी पता नहीं होता। इट इज ड्यू टू अनफोर्सीन ऑब्सोलेंस, नेचुरल कैलेमिटी, थेफ्ट्स, एक्सीडेंट्स एटसेट्रा। Secondly, on the basis of provision for loss, provision is made for replacement of assets as it is an expected loss. Depreciation जैसे कि पता है कि एक टैक्सी ड्राइवर को पता है कि जो कार है सपोज उसका लाइफ टाइम 15 ईयर्स है और उसको पता है कि 15 ईयर्स के बाद उसको कार रिप्लेस करनी पड़ेगी, तो वो उसका प्रोविजन करता है जिसको कहते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। कैपिटल लॉस का प्रोविजन नहीं रखा जाता, उसको इंश्योरेंस होता है उसका प्रोविजन। Capital loss, no such provision is made in case of capital loss as it is an unexpected loss. वो unexpected loss होता है। कैपिटल लॉस का मैं आपको एग्जांपल बताऊंगी। सपोज एक पर्सन ने एक लैंड परचेज करा, उसने 2 करोड़ रुपीस का, और अगर 10 ईयर्स के बाद वो लैंड को सेल करता है तो अगर उसको वैल्यू 2 करोड़ से कम मिलती है तो वो कैपिटल लॉस है। थर्डली, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस, डेप्रिसिएशन इट डज नॉट हैम्पर द प्रोडक्शन प्रोसेस, कि डेप्रिसिएशन प्रोडक्शन प्रोसेस में कोई भी हैम्पर मीन्स कोई डिफिकल्टी या रुकावट नहीं लाती क्योंकि उसका प्रोविजन करा होता है। कैपिटल लॉस इट हैम्पर्स द प्रोडक्शन प्रोसेस।